Good morning, students. Today we will talk about Newton's universal law of gravitation. First of all, students, you need to know what is called gravitation. तो देखिए क्या होता है ग्रेविटेशन. इस पूरे यूनिवर्स के किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. सो लेट्स स्टार्ट यूनिवर्सल लॉ. यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं. आर फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कैपिटल ए एंड आर सेकेंड ऑब्जेक्ट इज कैपिटल बी. ए का मास कितना है? m1 और बी ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m2. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने दो एरो लगाए हैं. ठीक है, दोनों एरो के ऊपर क्या लगाया गया है? कैपिटल एफ. कैपिटल एफ. कैपिटल एफ क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, अब जो ए बॉडी है वो बी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, जो बी बॉडी है वो भी किसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ? ए बॉडी को. ठीक है, और एक और बात बच्चों, आपके पास ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किससे डिनोट किया गया है? स्मॉल आर से. ठीक है, so firstly we consider two objects capital A and capital B of masses m1 and m2 respectively. R, it is the distance between their center. F, gravitational force of attraction between these objects. Now, according to Newton's law of gravitation, the force between two objects is directly proportional to the product of their masses. Get it? तो क्या कहता है न्यूटन्स लॉ? न्यूटन्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास भी होगा, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब आपको पता है ना बच्चों, कि अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी की भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी क्या होगा? ज्यादा. अगर ऑब्जेक्ट्स का मास कम है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी क्या होगा बच्चों? कम होगा. ठीक है, अब एक और पॉइंट दिया है न्यूटन ने, वो क्या है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. किसके बच्चों? स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर दूर हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम. पर अगर दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास पास हैं, अगर उनके बीच का डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा. अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा. ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है बच्चों? जब एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है. ठीक है, अगर आर ज्यादा होगा, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा. अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा. गेट इट? नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे? हम इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे. अगर आप इन दो इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो इन दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? सेम है. ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड सेम होती है तो आप उस पॉइंट को सिर्फ एक बार लिखेंगे एफ को. ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के आप इन दोनों वैल्यूज को किस में लिख देते हैं? मल्टीप्लीकेशन में. ठीक है, m1 m2 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे लिख सकते हैं आप, m1 m2 मल्टीप्लाई बाय 1/r². ठीक है, और आपको पता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 m2/r². गेट इट? अब बच्चों एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप डायरेक्ट इनवर्सली कोई भी रिलेशन लगाते हैं तो आप बीच में ये साइन लगाते हैं. ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाते हैं. अब इस साइन को हटाने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना होता है. ठीक है, तो यहां पर मैंने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए जो कांस्टेंट ऐड किया है, इस कांस्टेंट का नाम क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, ओके. अब यहां पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, वो क्या है?
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों बोला गया है बच्चों? क्योंकि ये यूनिवर्स की हर एक बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे इस यूनिवर्स की जो दो बॉडीज आप कंसीडर कर रहे हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, चाहे वो साइज में कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। गेट इट स्टूडेंट्स? वन मोर थिंग, देखिए जो आपके पास एक कांस्टेंट आया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इसकी जो वैल्यू थी वो किसने फाइंड आउट की थी? हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। और किसकी हेल्प से इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई थी? स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से, ठीक है। बच्चों जो हमने कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट की है वो कितनी आती है? यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि मैम ये आपने यूनिट यहाँ पर कैसे कैसे यूनिट आएगी, तो इसके लिए भी हमारे पास है कि ये यूनिट कैसे आए। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? कैपिटल जी की। आप सभी को पता है कि हमें जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है हम सिर्फ उस पॉइंट को कहां पर रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सभी क्वांटिटीज को राइट हैंड साइड पर लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली टर्म क्या है हमारे पास? फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन। अब देखिए स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? मीटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल एक सिंगल आर नहीं है, यहाँ पर 2r है, ठीक है। देखो बच्चों, आर स्क्वेयर का मतलब क्या है? स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। एक डिस्टेंस की वैल्यू किस में ले जाती है? यूनिट मीटर में। दूसरे आर के लिए भी आप क्या लेंगे? मीटर, ठीक है। तो जब आप 2 मीटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास क्या आ जाएगा? m2। गेट इट? क्या आएगा आपके पास? m2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास यहाँ स्मॉल m1 और स्मॉल m2 क्या है? मास ऑफ द बॉडीज है ना। मास हमेशा किस में लिया जाता है? किलोग्राम में, ठीक है। m1 की जगह आप क्या रखेंगे? किलोग्राम। m2 की जगह भी क्या रखेंगे? किलोग्राम। तो ओवरऑल आपकी यूनिट क्या बन के आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स।